पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क है, जल को स्वच्छ करना रिक्त स्थान को दूर करने का प्रक्रम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संदूषकों, ठीक है। ख है, घरों द्वारा निर्मुक्त किया जाने वाला जल वाला अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? रिक्त स्थान कहलाता है। तो ख में रिक्त स्थान में आ जाएगा वाहित मल। ग है, शुष्क रिक्त स्थान का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा अपंग। घ है, नालियां रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। इसका कई जगह देखा था, अलग अलग आंसर दे रखा है, कई जगह दे रखा है वसा और तेल भी दे रखा है, कई जगह अलग अलग दे रखा है, लेकिन मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। प्लास्टिक की वस्तुएं यानी प्लास्टिक की कोई चीजें उसके द्वारा हो जाता है, और घरेलू अपशिष्ट इसके द्वारा नालियां अवरुद्ध हो जाती है। घरेलू अपशिष्ट में वसा तेल आ गए, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसमें वसा और तेल लिख सकते हैं, लेकिन ये भी सही है, ठीक है ना। तो अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग इसका आंसर है, ठीक है। अलग अलग किताबों में भी ऐसा ही है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, प्लास्टिक की वस्तुएं द्वारा हम कॉमन सेंस लगाए किसके द्वारा नालियां अवरुद्ध हो जाती है। तो, तो वसा और तेल लिख रखा कुछ नहीं, लेकिन अगर हम घरेलू अपशिष्ट लगा दे तो वसा और तेल इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं इसका आंसर ये बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वाहित मल क्या है? अनुपचारित यानी बिना उपचारित किया हुआ वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना यानी छोड़ना हानिकारक क्यों है, इसको समझाइए। तो ये देखते हैं, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किया जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। अपशिष्ट जल क्या होता है कि हमने जो काम में ले लिया पानी, चाहे वो घर हो, उद्योग हो, अस्पताल हो, कार्यालय हो, कहीं हो, बाद में जब नालियों में प्रवाहित करते हैं वही वाहित मल है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। गलियों में कीचड़ भर जाता है तेज बारिश से, वो भी क्या है, वाहित मल हो जाता है, क्योंकि जो काम का नहीं रहता वो पानी, वो वाहित मल है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाले वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है, इसमें अधिकांश जल होता है, इसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार की बीमारियों को फैलाने वाले रोगाणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह भी होते हैं जिससे बीमारियां होती है। ये भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। वाहित मल हैजा, टाइफाइड जैसी कई बीमारियों का वाहक भी है ना, इनसे बीमारियां भी होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि वाहित मल क्यों नहीं बहाना चाहिए, और एंड में आप लिख सकते हैं इसलिए चूंकि इस बीमारियां होती है, मैं एक लाइन लिखना भूल गया, ये सब बीमारी होती है इसलिए वाहित मल को क्या है, वाहित जल को हम कहाँ नहीं बहाना चाहिए, समुद्र अथवा उसमें नहीं बहाना चाहिए, नदियों में, क्योंकि इससे रोग आदि फैलते हैं, ठीक है। पानी खराब होता है, उससे रोग फैलता है, इसलिए क्या है, प्रदूषण फैलाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको बिना उपचार किए नहीं भेजेंगे, किसमें, समुद्र और नदियों में। तीसरा प्रश्न है, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तो खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि ये पाइपों में कठोर, यहाँ ठहराएगा, ठीक है ना, कठोर ठहराएगा पदार्थों की परत जमकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। पेंट, विलायक, इसके अलावा वसा के अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें नाली में मत बहाइए, उन्हें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, ठीक है। तो ये सब वसा और तेल जैसी सामग्री है वो पानी में, नाली में नहीं बहानी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 14 प्रश्न, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को मैं डिटेल से बता रहा हूँ, अगला प्रश्न आएगा वो भी इसमें हो जाएगा, लेकिन हालांकि अगला प्रश्न मैंने अलग बताया, कई किताबों के अंदर क्या है, अगला प्रश्न ही बड़ा दिखा रखा है कि वो दोनों एक से हैं, ठीक है ना। अभी पता चल जाएगा आपको, ये प्रश्न तैयार है तो अगला प्रश्न आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों द्रव्यों को अलग करने या पृथक करने में सहायता करते हैं। कौन कौन से चरण होते हैं? पहला चरण, 1 नंबर, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्ने यानी बाहर स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, इसको एक बार एडिटिंग कर दीजिए, गलत ये आ गया, ठीक है, कपड़ों के टुकड़े, ठीक है, ये इंडिया नाम गलत से गया, कुछ नाम और था, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। इंडिया को हम हमारे कचरे में थोड़ी बोएंगे, वो हमारा देश है, ठीक है, हमारे नेशनल प्राइड की बात है, सॉरी इसके लिए। तो कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं।
अलग था, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए। कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज की जो चीजें हैं उसको अलग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर है अब वायुमल अपशिष्ट जल को प्रिंट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, प्रिंट और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंट दे रखा है, ये भी मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा क्या है। टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रही है। प्रिंट या क्रिंट जो भी कंक्रीट होगा शायद पेंदी में बैठ जाते हैं। अगला है फिर जल को एक ऐसी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक होता है। अगला प्रश्न आपंक पर भी आएगा, ठीक है ना। आपंक होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जाता है। छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को कौन हटाता है? तो वो स्कीमर हटाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आपंक को एक अलग टंकी में भेजा जाता है जहाँ अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित होते हैं। इस दौरान क्या है, बायोगैस मुक्त होती है। अगला स्टेप है निर्मलीकृत जल को पंप द्वारा वायु में गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि होती है। यह जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछनीय पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। अगला है कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। सक्रिय आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए गए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटाया जाता है। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देता है। अब अगर और कोई अशुद्धि बच गई इसके बाद तो हम नदी या समुद्र में डाल देंगे। वहाँ क्या सूक्ष्म जीव होते हैं, एकदम बहुत महीन अशुद्धि रह जाएगी अगर रह गई तो फिर वहाँ अपने आप वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले जितनी अशुद्धि थी उसको हम नहीं डाल सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है आपंक क्या है, समझाइए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो पिछला प्रश्न है उसमें आपंक को ही अलग किया गया था, इसमें थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। टंकी में जल के शोधन के दौरान जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्या कहलाता है, आपंक कहलाता है। यह तो बात हो गई। आपंक को पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस क्या कहलाती है, बायोगैस कहलाती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में विद्युत उत्पादन के लिए अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अंदर इतना ही देखेंगे क्योंकि वापस पीछे वाला प्रश्न ही आ जाएगा, ठीक है ना। पीछे वाला प्रश्न आएगा, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये भी लिख सकते हैं इसमें अगर लिखना चाहे तो। वैसे इतना बहुत है, ठीक है ना, 5वां प्रश्न इतना बहुत है क्योंकि फिर वो एक जैसे हो जाएंगे प्रश्न। आपंक है, आपंक के बारे में बताया, उपचारित कैसे किया जाता है, तो शॉर्ट में ये इतना ही होगा। और पूरा जल शुद्ध करना है तो वो पीछे वाला प्रश्न का उत्तर सही रहेगा। वैसे आपको याद तो करना, आप चाहे जितना लिख सकते हैं। परीक्षा में जितने नंबर का है उस अनुसार लिखिए। आपको 2 नंबर का है तो छोटा लिखिए, 4 नंबर का है तो बड़ा लिखिए। छठा प्रश्न है अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। तो अनुपचारित यानी बिना उपचार किया मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा यानी मिट्टी का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। सतह पर यानी जमीन पर तालाब वगैरह नदी है वो प्रदूषित हो जाती है। भौमजल यानी भूमि के अंदर का जल, भौमजल यानी भूमि के अंदर का जल, जैसे कुआं, ट्यूबवेल, झरना और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। इसके कारण इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग हो जाते हैं। इन रोग के बारे में आप सोचेंगे यार ये क्या नाम आ गया, तो आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनको, ठीक है ना। पढ़ने की उत्सुकता हो तो वैसे रोग इतने नहीं पूछा जाएगा हैजा क्या है वो क्या है, ये पूछा जाएगा कि अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट क्या, तो इससे विभिन्न बीमारियां पैदा होती है, ठीक है। तो इसलिए यह संकट है और प्रदूषण होता है। बीमारियों के नाम लिख दिए। 7वां प्रश्न है जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए या रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो एक तो क्लोरीन, एक ओजोन। इन 2 का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। अपशिष्ट जल में बड़े आकार के कई संदूषक जैसे कपड़े के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियां, नैपकिन, इसको एक बार काट दीजिए बाद में बताऊंगा, नैपकिन आदि विद्यमान होते हैं। इस अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बनी शलाका छन्नों में से गुजारकर पृथक कर दिया जाता है, जिससे बड़े आकार के संदूषक अपशिष्ट जल से अलग हो जाते हैं।
ये कुछ अलग ही नाम है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, कई बार नोट्स बनाते टाइम हो जाती है गलती, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो स्वच्छता और रोग का आपस में गहरा संबंध होता है। स्वच्छता और रोग का क्या होता है, आपस में गहरा संबंध होता है। गंदगी एवं दूषित पेयजल विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। इससे एक नहीं, घर के सभी लोग बीमार होंगे, एक से दूसरे में बीमारी फैलने का संकट होगा। और स्वच्छता और रोग के बीच व्युत्क्रम का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। एक बढ़ने पर दूसरा कम होगा ना, हम सब स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी अपने आप कम हो जाएगी, और स्वच्छता नहीं रहेगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। यदि स्वच्छता होगी तो कोई बीमार नहीं होगा, इसलिए हमें स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी बढ़ने लगी ना, व्युत्क्रम संबंध होता है, गणित में पढ़ते हैं ना, ऐसे ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b, यानी इसका व्युत्क्रम संबंध है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। ये व्युत्क्रम संबंध होता है किसमें, यहाँ पर स्वच्छता और बीमारी के अंदर भी। 10वां प्रश्न है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। तो एक क्या है कि स्वच्छता के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नागरिक होने के नाते आप लिख सकते हैं, स्वच्छता एक नागरिक होने के नाते स्वच्छता के संदर्भ में हम ये निम्नलिखित भूमिका निभा सकते हैं। ये आपको लाइन लिखनी है यहाँ से, फिर यहाँ से लिख देंगे ये क्या क्या भूमिका। नगर पालिका या ग्राम पंचायत को गंदगी कूड़ा करकट की सूचना देना, है ना, हम नगर पालिका को सूचना देंगे कहीं अगर गंदगी पड़ी है तो। दूसरा, कोई भी गंदगी रास्ते में न गिराए, इसलिए कूड़ेदानी की व्यवस्था करना, ठीक है, हमें भी नहीं घेरनी गंदगी, और जगह जगह कूड़ेदानी की व्यवस्था भी करनी है, ठीक है। तीसरा, साफ जगह और लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। अब लोगों को जाकर बताएंगे कि भाई स्वच्छता से क्या फायदे हैं, ठीक है, बीमारियां फैलती है, प्रदूषण होता है, उनको बताएंगे, तब वो क्या कि गंदगी नहीं फैलाएंगे। सफाई करने में लोगों की सहायता करना, इसलिए इसके साथ हम कहीं सफाई हो रही है तो वहां पर हम सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात काम है जो हम कर सकते हैं। कितने परसेंट हो गए हमारे, 10% हो गए। अब देखते हैं 11वां प्रश्न में एक वर्ग पहेली है। आपको परीक्षा में वर्ग पहेली नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इनमें जो प्रश्न दे रखे हैं उनके छोटे छोटे उत्तर बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे कभी नहीं आएगा एग्जाम में कि इस पहेली को भरे, आप भर सकते हैं, भरना चाहे तो ये भरनी है आपको, लेकिन मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। बाएं से दाएं भरना है इसको। वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद कौन सा है, 1 नंबर में आ जाए प्रश्न परीक्षा में। वाहित मल से उपचार से संयंत्र है ना, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैव गैस। बाएं से दाएं है ना, बाएं से दाएं तो पता होगा आपको, ऐसे इधर इस साइड, ठीक है ना, इस साइड, और ऊपर से नीचे ऐसे बढ़नी है, इसको आप भर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसका उत्तर देंगे। इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है, तो कौन सा प्रक्रम है जिसके अंदर प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है, उसको कहते हैं वातन। छोटे छोटे प्रश्न तैयार हो रहे हैं यहाँ पर आपके। 7वें में आएगा, वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था क्या कहलाती है, वो कहलाती है सीवर। उपयोग के बाद नालियों में बहता जल क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाहित मल। जल उपचार में रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त होने वाला एक रसायन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन। इसके अलावा क्लोरीन भी है, लेकिन यहाँ पर तीन शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं, तो यह होगा अवायवीय जीवाणु। संदूषित जल संदूषित जल, ये होगा अपशिष्ट जल। छठा, वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं, तो वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर शालाका। अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं, तो ये हो जाएगा मल। तो आप इनमें भर सकते हैं, ठीक है ना, बाएं से दाएं भर सकते हैं, सारणी में आप आसानी से भर सकते हैं, नंबर दे रखे हैं, ठीक है, मैंने इसके उत्तर बता दिए। और परीक्षा में सारणी नहीं पूछी जाएगी, सीधे ये पूछे जाएंगे। तो ये आपके छोटे प्रश्न तैयार हो गए, 9 छोटे प्रश्न तैयार हो गए इसके अंदर, ठीक है ना। 12वां एंड लास्ट प्रश्न है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित व्यक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह सजीव जीवों के शोषण के लिए जरूरी है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रावैंगिक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। वायु में इसका परसेंट इतना है। इनमें से बताना कौन से सही है और कौन से गलत है। तो अब देखिए, जीवों के शोषण के लिए अनिवार्य है, तो पहला क्या गलत हो गया, क्योंकि सजीवों के लिए हम ओजोन थोड़ी लेते हैं सांस में, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जल व रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये बात सही है। तीसरा है, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लिया, सही बात है, सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आती है, उसको अवशोषित करती है, ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल में, तो गै भी सही है। और घै, वायु में इसका अनुपात 3% होता है, बिल्कुल इसका 1% से भी कम होता है, 0.1% से भी कम होता है, बहुत कम होती है ओजोन, ठीक है। तो खै और गै 2 सही है इसका, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया, ठीक है ना, ये सही हो गया, ख और गै सही है, ख और गै सही है। कै गलत है क्योंकि शोषण के लिए ओजोन की नहीं, एक्सप्लेन भी दे रहा हूँ, आपको चाहे तो इतना उत्तर लिखना, आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शोषण के लिए ओजोन नहीं, ऑक्सीजन अनिवार्य है, ठीक है। और अगला है कि गलत कारण है, वायुमंडल में ओजोन इतनी होती है 0.00004% होती है, याद रखो न रखो, यानी 1% से भी कम होती है, न कि 3%, इतना आप याद रख लो।
तो इसके अंदर क्या है, ख और ग सही है और बाकी क और घ इसमें गलत हो गई बात। क्यों गलत हो गई ये भी बता दी। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।